हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारे अगले एपिसोड एक सोच में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया जा रहा है, जो है हमारे अयोध्या के बारे में। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर सुकन्या जी और श्री माधव भंडारी जी, जिनकी पुस्तक अयोध्या और उसके संघर्ष पे अभी आई है, और हम देखेंगे कि इतिहास क्या रहा है और आगे हम क्या देखेंगे। इसी बात से जाते हुए आगे मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुकन्या को। सुकन्या जी वेलकम, प्लीज टेक इट ओवर और हमारे आज के गेस्ट माधव जी को इंट्रोड्यूस। थैंक यू सो मच मनप्रीत। नमस्कार माधव भंडारी जी, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार सुकन्या जी। नमस्कार। नमस्कार। इंटेलेक्चुअल सेल के तरफ से आपका बहुत स्वागत है और एक सोच सीरीज में और भी आपका स्वागत है और होप आप सबको हम आपको बहुत सुनेंगे और एनलाइटन होंगे आपके जो लिखित जो है अयोध्या के ऊपर। Before I start the question answer, I'll give a brief introduction about Madhav ji. Madhav Bhandari ji needs no introduction actually. He belongs to Bharatiya Janata Party, Maharashtra, Vice President, former Chief State Spokesperson of BJP Maharashtra, Director Vilasrao Salunke, Adhyasan Rambhav Malgi Prabodhini. He is also Prabhari for media, social media, आत्मनिर्भर भारत एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रज्ञा प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र के चीफ मेंटर। हम बहुत आभारी हैं आपके, आप हमारे लिए चीफ मेंटरशिप का रोल निभा रहे हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, आई विल से ही इज एन एस्टिट्यूट इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ बीजेपी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। ही वर्कड, उन्होंने फुल टाइम काम किया बीजेपी में 1980 से 1990 तक। Then he was later promoted as media chief of BJP in 1982 to 1985. उनकी जो अर्लियर जो लाइफ है, उनके जो बचपन के जो लाइफ है, मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगी। वो बचपन में उन्होंने RSS ज्वाइन किया। लेटर उन्होंने अपनी जो शुरुआती ज़िंदगी में स्पेशली अपने जो स्टूडेंट डेज थे उसमें उन्होंने ABVP ज्वाइन किया। देन अगेन he entered into print media from the days of emergency in 1975. He was also additional editor in chief of Vivek Mumbai. He represents the state of Maharashtra. Welcome Madhav Bhandari ji. Your introduction will go in lot of pages. Words fail me, but आप हमारे सोच सीरीज में आए। We are very thankful. बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। Thank you so much. Okay, now we have to take a pause because माधव जी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, so I will have to edit this video. और आप ना थोड़ा सा पीछे जाओ, आपका फोरहेड ऊपर से थोड़ा कट रहा है, या तो हाँ थोड़ा सा वो लैपटॉप ऊपर करो, हाँ बस थोड़ा और। This you keep the introduction, okay? ठीक है। कहाँ गए माधव जी? पता नहीं है, वो फोन में चेंज कर रहे होंगे ना। मुहूर्त में लफड़ा है आज। मैंने देखा तो दो मंत्री दिखाई दे रहा है, एक मैं अकेली बात कर रही हूँ, जो मेन है वो चले गए। कहाँ है वो? फोन करो। यो रामा, तेरे को मारूंगी मैं। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू एक जगह में बैठ के टिक से, तू ना एक दिन मुझसे मार खाने वाला है। अरे नहीं रहा है वो स्पीकर। काम कर तू अपना क्वेश्चन 3 पहले उनको महाराष्ट्र में फिर से नहीं शुरू करेंगे, उसको कर लेंगे। आ गए। You take the questions for first 3 in Marathi. You will take. I got this. कोई बात नहीं सर। आप मोबाइल में ले लीजिए, that is better. अरे अभी इसको हो जाएगा। सर इंट्रोडक्शन आपका हो गया। ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग चालू है।
मनप्रीत, हाँ मैं तू शुरू करेगा या मैं कर दूं लास्ट? वैसे आप ही करो ना, फॉर्मेट चेंज मत करो, फॉर्मेट जैसे है चलने दो। रुको, जब मैं बोलूंगा स्टार्ट। माधव जी आपका इंट्रोडक्शन हो गया, नाउ सुकन्या विल आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, क्या एक स्टार्ट। माधव जी, आपका स्वागत है एक सोच सीरीज में, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो लिखित जो आप कल उद्घाटन जो हो रहा है उसके लिए खूब अभिनंदन इंटेलेक्चुअल सेल की तरफ से। शैल वी स्टार्ट? अपने बारे में 2-4 शब्द बोलिए माधव जी, हम आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। अपने बारे में बोलना ये बहुत मुश्किल रहता है हमेशा। और ऐसा है कि पिछले 40 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के काम से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी की स्थापना जिस दिन हुई उसी दिन से पार्टी के काम से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन उस पार्टी के काम के अलावा भी कई गतिविधियां चलती रहती है। रामभो मालगी प्रबोधिनी का काम है, उससे मैं शुरू से जुड़ा हूँ। और मालगी प्रबोधिनी में एक स्वतंत्र चेयर है, अध्यासन है, वो है पर्यावरण और पानी के मुद्दों पर काम करने वाला ये अध्यासन है, ये विंग है। उसका मैं प्रमुख हूँ 2008 से। और इस अध्यासन के माध्यम से हमने महाराष्ट्र में कई सारे काम किए हैं, अध्ययन का काम किया है, सर्वे किए हैं और फील्ड वर्क भी किया है। ये काम एक अलग रूप से चलता रहता है। इसी के साथ साथ कोकण का जो पानी का मुद्दा है, कोकण की जो पानी की समस्या है, उसके ऊपर भी मैं पिछले 20 सालों से काम करता आया हूँ। वहाँ पर जल व्यवस्थापन में हमने कई सारे प्रयोग किए हैं, जिसको हम गांव तालाब कहते हैं, गांव का तालाब है। तो ये गांव के तालाब, जो पुराने तालाब है, 400, 500, 600 साल पुराने तालाब हमारे एरिया में बहुत है। इनमें से 22 तालाब हमने पुनरुज्जीवित किए हैं। आज भी उनका उपयोग गांवों को हो रहा है। इसके अलावा हमें एक लोक मूवमेंट के माध्यम से, पब्लिक मूवमेंट के माध्यम से छोटे मोटे बस बनवाने का काम किया। करीबन 6000 से ज्यादा बंड्स हमने हमारे जिले में बनवाए, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ने में उसकी सहायता हुई। उसका बहुत सारा असर होता है, यह हमने दिखा दिया। ऐसा सारा बहुत एकदम ग्रासरूट का काम जो है वो हमारे इस माध्यम से चलता रहता है। महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी हमने इस विषय में कई कुछ न कुछ काम किया है, करते रहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए, फिर कहीं डैम्स बने, कहीं MIDC बनी, कहीं MECD के बड़े प्रोजेक्ट्स बने। तो वो प्रोजेक्ट्स जब होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जब होते हैं, तो वहाँ पर लैंड एक्विजिशन होता है, भूमि संपादन होता है, भूमि अधिग्रहण होता है, और उसकी वजह से लोग विस्थापित होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में विस्थापित होते हैं। महाराष्ट्र में विस्थापित परिवारों की संख्या 55 लाख से ऊपर है, 55 lakhs, more than 5 million, up to 6 million. और these are families, not people, these are families. तो इनके सारे कई सारी समस्याएं इनकी आज भी 50 साल के बाद भी वैसी की तैसी है, उसमें भी हम काम करते हैं। और से मैं इन विषयों से जुड़ा हुआ हूँ। हमने जब अपनी सरकार थी तब हमारे सरकार ने, देवेंद्र जी ने एक था, मुझे मिनिस्टर का स्टेटस था, उसमें मंत्री का दर्जा था। और उस प्राधिकरण के माध्यम से भी हमने कई लोगों की समस्याएं सुलझाने में हमें यश मिला था। तो ये राजनीति के बाहर का काम जो है वो भी चलता रहता है। तो ऐसी कई सारी गतिविधियां चलती रहती है। उसी के साथ साथ मुझे लिखने का शौक बचपन से है। मैंने मेरे एडल्ट लाइफ की शुरुआत भी पत्रकारिता से करी। और अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो एक अच्छा पत्रकार जरूर बन सकता था, ऐसा मुझे आज भी लगता है। अब पता नहीं। जरूर सर, ये सुन के आपके जो दृष्टिकोण को देखकर और आपके जो इतने सारे जो आपके आपने जो ज्ञान दिया सिंधुदुर्ग और कोंकण के, जो आपने जो काम किया है बहुत सराहनीय है, वंदनीय है।
और हम सब लोगों के लिए ये एक नयापन होगा सीखने के लिए कि कार्यकर्ता को ग्राउंड से कैसे कनेक्ट रहना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो आप एक मिसाल हो, और हम सब आई थिंक प्रज्ञा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र आपको एक मेंटर के रूप में हम बहुत खुशकिस्मत हैं। थैंक यू माधव जी। तो मैं आपको खूब अभिनंदन पहले आपको अपने आपके बुक के लॉन्च के लिए। तो शुरू करें हम। तो जी ये जो अयोध्या, हम इसको इश्यू क्यों मानते हैं? हम क्यों इश्यू मानते हैं? राम जन्मभूमि है, तो इश्यू कैसे हो गया वो अयोध्या? ये तो स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बहुत ही अनोखा पहलू है कि जिसका अभ्यास हमने करना चाहिए और भी लोगों ने करना चाहिए कि नॉन इश्यूज को इश्यू कैसे बनाया जाता है। और हम इन शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, वॉशिंग, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। लेकिन सही मायने में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगर किसको कहना है तो सारा अयोध्या का मसला जिस तरह से 1985 से शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, इट इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एंड इट कैन बी अ वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल। ओके। जो इश्यू नहीं था, जो मुद्दा नहीं था, जिसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं था, कानून के माध्यम से इसमें कोई मुद्दा नहीं था, परंपरा के माध्यम से नहीं था, श्रद्धा के माध्यम से नहीं था, इतिहास के माध्यम से नहीं था, ऐसी चीज को मुद्दा बनाया दिया गया और जो नहीं था वो वास्तव में है, ऐसा आभास पैदा किया गया। इसलिए ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पिछले 35 सालों से इस देश में चल रहा है, उसका अध्ययन हमने करना चाहिए और उसके अलग अलग पहलू लोगों के सामने लाकर उसका पर्दाफाश करना चाहिए कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, किस तरह से आम आदमी को चपेट में लिया जाता है। ये दिखाने वाला ये इतना, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। जरूर आपके पुस्तक के द्वारा लोगों को जरूर इसके ऊपर प्रकाश एक रोशनी डालेंगे और ये जगह जगह पर जब पहुंचेगा तो इसकी जो सच्चाई है वो उभर के आएगी और अभी भी उभर के आ रही है। पर आपने जैसे बोला वो जो डिसइंफॉर्मेशन, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लेफ्टिस्ट, वो कम्युनिस्ट, वो आइडियोलॉजी से हम लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी है। जब तक वो सच्चाई नहीं आती तब हम लड़ेंगे। उसी के ऊपर मेरा एक दूसरा प्रश्न इसी के ऊपर आधारित है। हम इतना जो एफर्ट डालते हैं, क्यों? हमारी तो ये हमारी हिस्ट्री है, हमें इतना गौरवान्वित होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे हिस्ट्री का एक पहलू है। पर हमें इतना एफर्ट क्यों डालना पड़ता है इसको रिटेन करने के लिए? आपको क्या लगता है क्यों इतना एफर्ट? ये हमारी सभ्यता है, हमारा एक हिस्सा है ये, तो हमें इतना एफर्ट क्यों डालना पड़ता है इसको बचाने के लिए या इसको बताने के लिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सब बताने के एफर्ट डालना ये आज जो हमें सारे प्रयास करने पड़ते हैं, आज जो हमें ये एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसका मुख्य कारण एक है कि हम इस विषय में जितने प्रयास शुरू से करना चाहिए था, पूर्व काल में करना चाहिए था, वो नहीं किया। करेक्ट। इसलिए आज करना पड़ता है। यानी मैं आपको अयोध्या की बात बताता हूँ कि अयोध्या का सारा मसला क्या है कि वहां राम जन्मस्थान था या नहीं, वो राम मंदिर था या नहीं। Correct. और क्या कहा गया कि राम मंदिर तो वहां नहीं था, राम मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब इसमें श्रद्धा का मुद्दा छोड़ दो, परंपरा का मुद्दा छोड़ दो, जिसे कानून की मान्यता है, विच इज लीगली एक्सेप्टेड, वो क्या है? तो हमारी देश में लैंड रिकॉर्ड की एक सिस्टम है जो सरकार की है। Correct. और ये सिस्टम इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1861। Correct. So it is say about 160 years old system. Correct. Which is in practice for last 1.5 century.
एंड दैट इज द सुप्रीम। इससे बड़ा इसके बाहर कुछ नहीं है। करेक्ट। तो अगर हम इस लैंड रिकॉर्ड की सिस्टम के माध्यम से जाएंगे, लैंड रिकॉर्ड अगर हम चेक करेंगे, तो 1861 में जो पहला रेवेन्यू सर्वे इस देश में हुआ, वहां पर अयोध्या के उस स्थान का जो एंट्री किया गया, वो एंट्री है राम जन्म स्थान, 1861। ओके, एंट्री ऐसे कर और 1861 से लेकर आज 2020 तक एंट्री है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। और 1861 से लेकर आज 2020 तक एक भी रेवेन्यू रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उसमें ये एंट्री खारिज की गई है, बदली हुई है, या वहां पर मस्जिद का नाम लिखा है, या वहां पर दरगाह लिखा है, या वहां पर कब्रिस्तान लिखा है, ईदगाह लिखा है, एक भी एंट्री नहीं। तो जिस स्थान पर 150 से ज्यादा साल राम जन्मस्थान नाम का मंदिर है, तो उसके बारे में बहस पैदा कहाँ होती है? करेक्ट। कानून ही नहीं कहता है। कानून ये कहता है कि जहां पर 150 साल कोई चीज खड़े तो वही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ये अगर हमारा कानून है, ये हमारा अगर लैंड रिकॉर्ड है, तो इसके बारे में भ्रम पैदा करना, इसके बारे में बहस करना, इसके बारे में झूठाना, लोगों को झूठी बातें कहना, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे का बिल्कुल दखल लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, उसमें ये केसेस में ये सारे मुद्दे आए, लैंड रिकॉर्ड की छानबीन हुई, सारे कागजात देखे गए, जितना पुराना दफ्तर है वो सब लाके देखा गया, और वो देखने के बाद कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली। जहां पर एंट्री मिली वो फोर्जरी थी, और वो फोर्जरी फोरेंसिक लेबोरेटरी में साबित हो गई। उसके रिपोर्ट्स है 1990 के, जहां हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। करेक्ट। उस वक्त के रिपोर्ट है कि ये जो एंट्री यहाँ डाली गई है वो फोर्जरी है। करेक्ट। वो मैच नहीं होती है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड का एक सिस्टम है, वो 3 जगह 4 जगह 5 जगह मैच होनी पड़ती है। करेक्ट। वो मैच नहीं होती है। ये रिपोर्ट है, और वो 1990 के केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी तब के रिपोर्ट है। तो इसका सीधा साधा अर्थ ये निकलता है कि 150 साल वहां पर राम जन्मस्थान ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये होने के बावजूद हम क्यों झगड़ा हमने करवाया? ये होने के बावजूद क्यों संघर्ष करवाया? ये होने के बावजूद लोगों को झूठ क्यों कहा? तो हमको इस देश में झगड़ा करवाना था, हमको इस देश में संघर्ष करवाना था, ये ठान कर कुछ लोग बैठे थे। और ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूँ। करेक्ट। ये आरोप भी मैंने नहीं किया है, ये आरोप किया है डॉक्टर रफीक जकेरिया ने, जो कांग्रेस के नेता थे। करेक्ट। यह आरोप किया है डॉक्टर के महमूद ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट है। ये सत्य कहा है अली मियां ने, जो नदवतुल उलमा के रेक्टर है, और एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है, सम्मानीय व्यक्ति है। ये लोग कहते हैं कि लोगों को झूठा कहा गया, जानबूझकर संघर्ष करवाया। तो ये सारी चीजें हमें लोगों के पास लेके जाना जरूरी है, लोगों को ये बताना जरूरी है कि कुछ लोगों ने अपनी भद्दी राजनीति के लिए, अपनी विघटनकारी राजनीति के लिए लोगों को झूठ कहा, लोगों के सामने सच्चाई से उनको परे रखा, और ये संघर्ष करवाने की कोशिश की। सर, ये जो आपने जो बात कही लैंड रिकॉर्ड की, ये सबको पहुंचना चाहिए, ये सबको ये इस पॉइंट में सबको ये सोचना भी चाहिए। अगर 100 साल से भी ज्यादा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये है, फिर भी हम लोगों हिंदू का जो एक आस्था को भी छोड़िए, लीगल एंगल से हम देखते हैं तो इसमें हमारा ही राइट है, पर भी उसको पाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को भी गंवाना पड़ा, और इतने मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। और फिर भी हम मेजॉरिटी होके, आज हम बोलते हैं मेजॉरिटी, ये सब बोलते हैं, पर उसके बावजूद भी हमें लड़ना पड़ रहा है, आज भी लड़ना पड़ता है। और ये शायद हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको समझना होगा कि ये हमारे आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बट ये हमारा बर्थ राइट है।
That is what Of course, it is a legal right. legal right also. Correct. It is a legal right. It is a constitutional right. Constitutional right. Correct, sir. Forget आस्था को भूल जाइए, श्रद्धा को भूल जाइए, परंपरा को भूल जाइए. Let us talk in the secular terms. It is a constitutional right. It is a legal right. Correct. Correct. और जिन लोगों ने ये झगड़ा करवाया, उन लोगों का इरादा इस देश में हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ाने का इरादा था. इनको एक बार फिर से देश में यादवी जैसी परिस्थिति निर्माण करने का इरादा था, और इसलिए इन्होंने कोशिश करी. इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब इनको गवाह देने की बारी इनके ऊपर आई, वहां पर खड़े होकर जब स्क्रूटिनी के लिए जाना पड़ा, जज के सामने जाना पड़ा, तो इनमें से दो लोगों ने यह एक्सेप्ट किया है कि हमने प्रचार किया. Correct. हमने वास्तविक. Correct. Correct. माधव जी, जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, तो ये हेलो. ये एक पहलू था. आपने डिसइंफॉर्मेशन, आपने अभी रिकॉर्ड सब सेट किया है. अगर हम एक लेगेसी हम इस्टेब्लिश करते हैं, अगर ये लेगेसी है राम जन्मभूमि का, और अगर हिस्ट्री, अगर स्ट्रगल है, तो हम आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहेंगे, तो कैसे हम इसको लेके जा सकते हैं? आपके एक तो आपने लिखित रूप से बोला है, और आने वाली पीढ़ियों को इसमें एक ज्ञान अनुसार आपका क्या विचार है? इसको और भी आगे कैसे विचार कर सकते हैं, या आगे इसकी जो सच्चाई है सब लोगों को पहुंचना चाहिए, इसके और भी क्या प्रयास हो सकते हैं आपके अनुसार? इसके लिए पहली बात तो यह है कि हम में से जिन्हें संभव है, उन्होंने इसके अलग अलग पहलुओं का अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए. इसके ढेर सारे सबूत उपलब्ध है. वो सबूत लेकिन लोगों के सामने जाते नहीं. वो सबूत लोगों के सामने जाना चाहिए. जो इसकी वास्तवता है वो लोगों के सामने लेकर जाना चाहिए, और आधुनिक भाषा में लेकर जाना चाहिए. आज की जनता को, कल की जनता को जो भाषा समझेगी, जो उनकी भाषा है, जो टर्मिनोलॉजी उनकी है, जिस भाषा में ये लोग विचार करते हैं, भाषा में विचार करते, इसका मतलब हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल या इस भाषा में विचार करते, इससे नहीं कर रहा. वो जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस के तरीके से हमें ये बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए, ताकि वो लोगों के समझ में आए. उनके तरीके से वो लोगों के सामने लेकर जाना पड़ेगा, और उसका अध्ययन करके लेके जाना पड़ेगा. अध्ययन किए बगैर लेके जाने से काम नहीं बनता है. और ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं कि जिनका अध्ययन हमने करना चाहिए, वो करके लोगों के सामने ले जाना चाहिए, लोगों को उससे वाकिफ करवाना चाहिए. ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं. सर, आपसे बात करना एक ज्ञान का भंडार, समय की जो पाबंदी है, फिर भी मैं अपने मेरा जो प्रश्न है, एक और आखिरी प्रश्न से इसके बाद मैं मनप्रीत जी को दूंगी. मेरी तरफ से ये मेरा पर्सनल प्रश्न है आपके लिए. हम बोलते हैं राम राज्य की स्थापना. ओके, तो ये राम राज्य की जो स्थापना और राम मंदिर के जो निर्माण, इन दोनों को हम अगर देखें, तो आपके मन में क्या विचार प्रकट होते हैं? और इसको आने वाली जो पीढ़ी जो है, और जो आने वाली पीढ़ियों को तो इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, क्योंकि भारत अभी बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर, और ये उनको जानना बहुत ही जरूरी है. ये आध्यात्मिक नहीं, ये श्रद्धा नहीं, इसके ऊपर भी है बहुत कुछ, और कैसे हमने स्ट्रगल करके इसको हमने अचीव किया है. तो ये जो राम राज्य की जो स्थापना है और निर्माण, आपके अनुसार आपके विचार जरा प्रकट कीजिए.
सुकन्या जी, आप और मंत्री जी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे ऐसी प्रार्थना करते हुए ये राम राज्य की स्थापना के बारे में मैं आपको एक सच्चाई कहता हूँ। बिल्कुल। राम राज्य हम करेंगे, ये इलेक्शन राजीव गांधी ने 1989 में जो कैंपेन शुरू की, वो कैंपेन अयोध्या से शुरू की और अयोध्या में भाषण में उन्होंने बाकायदा ये कहा कि राम राज्य की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। ये राजीव गांधी का भाषण है, मेरे किताब में उसका सारा जिक्र किया हुआ है। तो राम राज्य की स्थापना राजीव गांधी करना चाहते थे लेकिन हम जब राम का चरित्र पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। Yes. सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, नेता के जीवन में जिन जिन मर्यादाओं का पालन करना समाज की अपेक्षा रहती है, उस हर मर्यादा का पालन राम ने चरम सीमा पर जाकर किया है। Correct. यानी राम के सारे चरित्र में आपको कहीं पर भी इधर उधर कुछ नहीं मिलेगा। Correct. एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी, एक वचन, जो वचन दिया उस वचन को निभाना ये राम का उसूल था। एक पत्नी था, किसी दूसरी औरत का नाम उससे कभी जुड़ा नहीं गया, किसी दूसरी औरत का विचार भी राम के मन में कभी नहीं आया। एक बार नहीं, उसको एक बार नहीं काफी था। ये जो चरित्र है, इसके बाहर जाकर हमें एक देखना चाहिए कि राम ने माधव जी, वाली का वो किया से वो जोड़ सकता था, राम को नहीं किया। राम ने वो सारा राज्य वाली का भाई सुग्रीव उसको सौंप दिया। ने लंका से युद्ध किया कि तो सारी उस से देखा जाए तो लंका पर राम का अधिकार प्रस्तावित हो चुका था। राम ने लंका में कदम ही नहीं रखा, लंका की सीमा में भी नहीं गए। Correct. उन्होंने लंका भी विभीषण को सौंप। तो आक्रमण करते दूसरे का राज्य छीन लेने का काम राम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। अन्याय का मर्दन करने के लिए उन्होंने युद्ध किया, जरूर किया, लेकिन अन्याय का मर्दन करने के बाद जिसका हक था उसको दे दिया। और ये जो राजनीति का एक आदर्श है, वो आदर्श सर्वोच्च आदर्श है कि नेता का काम अन्याय का मर्दन करना है, अधिकार है, उसको अधिकार देने का है। दूसरे का अधिकार छीनना ये नेता का कर्तव्य नहीं है। ये जो राम का चरित्र है, ये हमेशा के लिए प्रेरणादायी है, हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। और आज भी जब हम राम ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने की बात करते हैं, तो राम ने मार्ग क्या दिखाया? अयोध्या से निकले हुए राम चक्रवर्ती राजा थे, उनके पिता चक्रवर्ती थे दशरथ। सारा उत्तर भारत उनके अधिकार में था। चाहते थे सेना बुलवा सकते थे और भंग के लिए सेना लेकर निकला भी था, भरत को उन्होंने रोक दिया। लेकिन अयोध्या से वनवास नाम पर निकले हुए राम रामेश्वर तक जब पहुंचे, तो उस रास्ते में जितने समूह थे, वनवासी समूह होंगे, ग्रामीण समूह होंगे, आश्रमवासी समूह होंगे, इन सारे समूहों को राम ने जोड़ लिया, संगठित किया और उनको लेकर लंका पर चले गए। लंका में पहुंचने के लिए, समुद्र लांघने के लिए उन्होंने किसी चमत्कार का आश्रय नहीं लिया। तो ये जो सेना थी, उस सेना की मदद से उन्होंने सेतु बनवाया और सेतु के ऊपर से लंका गए, युद्ध किया और वहां से बसाए। राम के सारे चरित्र में
कहीं पर भी अतिमानवीय कृत्य का कोई आधार नहीं है, अमानवीयता का कोई आधार नहीं है। सारा चरित्र पूर्ण मानवीय चरित्र है, और ये मानवीय चरित्र होते हुए भी मानव कितना परिपूर्ण बन सकता है, उसका वो आदर्श है। इसलिए राम का चरित्र, राम का कार्य, राम की कार्य पद्धति, ये सारी हमेशा लिए प्रेरणादायी रहती, प्रेरणा का स्रोत रहती है। सिर्फ आज वो पेश करना चाहिए, इस तरह से लोगों के सामने रखना चाहिए। थैंक यू माधव जी, खूब खूब धन्यवाद आपका। इतना जो आज मैंने जो सीखा, Thank you. आपसे बहुत कुछ सीखा, और एक दिन मैं आपसे पर्सनली आके बैठ के और भी सीखूंगी। मेरे को सीखने के लिए अभी आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 1 घंटे का, तो बहुत काफ़ी नहीं है। और मुझे लगता है मनप्रीत को भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को बिलोंग करती हूँ, तो ये सब वो सोशल मीडिया के द्वारा मैं पहुँचाऊंगी कि ये सच्चाई है। या तो ये सब आज मुझे आपने एक ऐसे बोलते हैं ना, बल्ब जल गया, तो ऐसा एक मेरे अंदर एक जागृति पैदा हुई है। उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। समय नहीं, समय की पाबंदी के कारण आपसे इतना आपका जो ज्ञान है संक्षिप्त में हमने लिया। मैं आई हैंड इट ओवर टू मनप्रीत। मनप्रीत, आप माधव जी से कुछ सवाल पूछिए। यस माधव जी, मेरा तो एक ही सवाल होगा कि जी। आने वाली अगली पीढ़ी जो है, हाँ। उसके लिए आपका उपदेश बोले या एडवाइस बोले या एक मार्गदर्शन कहें, वो क्या रहेगा? क्योंकि ये क्या है, ये जनरेशन एकदम अलग होती जा रही है। तब हमने जो अपने माता पिता को देखा उसमें और हम बीच में आए, और जो अगली पीढ़ी है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इनकी सोच भी अलग है, तो इनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? नहीं, मुझे ऐसा कोई मंत्री जी, मुझे ऐसी कोई बड़ी आपत्ति इसमें लगती नहीं है। अंतर ये सिर्फ इतना ही है, मेरी पीढ़ी में और आपकी पीढ़ी में अंतर है। जैसा कि अगर मेरे माता पिताजी ने कहा कि फलानी जगह पे नमस्कार करो, तो मैं करता था, माता पिताजी ने कहा करना चाहिए। आपकी पीढ़ी में अगर आपको पिताजी ने कहा कि फलानी जगह नमस्कार करो, तो आप जरा आना बानी करेंगे, क्यों करूं करेंगे, लेकिन करोगे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो आपको सवाल पूछेंगे, भाई सवाल मैं नमस्कार क्यों करूं? तो ठीक है, जायज है, पूछना चाहिए, और हमने उसको ये बताना चाहिए कि इस कारण से नमस्कार करना है। राम को नमस्कार क्यों करना है? तो ये राम का चरित्र नमस्कार के कारण नमस्कार को पात्र है, और वो अगर हमने उसको ठीक ढंग से कहा तो अपने आप नमस्कार करेगा, कोई उसमें आपत्ति नहीं लगती है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। आज की जो पीढ़ी है, आज जो बच्चे हैं, उनको जो है वो हमारे कंधे पर खड़े हैं, स्वाभाविक रूप से उसको ज्यादा जानकारी मिलती है, ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा सुनने को मिलता है। उसके कारण उसकी बुद्धि की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, वो भी स्वाभाविक है। तो बुद्धि की अपेक्षा जो बढ़ती है उसका समाधान करना चाहिए, उससे कहीं कभी मुंह फेरना नहीं चाहिए, इतना ही हमें करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। आज का ये एक सोच का एपिसोड बहुत ही एनलाइटनिंग रहा, कम से कम मेरे लिए तो मैं कह सकता हूँ। और हमारे जो दर्शक हैं, जो ये सेशन सुनते हैं, जो एक सोच की ये विचारधारा सुनते हैं, इनके लिए भी मेरे को लगता है एक नई सोच का जरिया निकला है और एक नया रास्ता निकला है। और ये अयोध्या के बारे में जैसे आपने कहा, इतना मिस इन्फॉर्मेशन रहा है, इसके लिए एक बोलते हैं एक किरण दिखती है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माधव जी आपका भी, और डॉक्टर सुकन्या आपका भी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। माधव जी, आपको हम बुलाते रहेंगे। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद माधव जी, आपने समय लिया। यस, थैंक यू। अपना कीमती समय दिया। थैंक यू माधव जी, नमस्कार। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू मनप्रीत।